अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, माय नेम है मोहम्मद राशिद। जैसा कि हमें मालूम है, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है। सर किसके लिए है वो? सर वो पीपीएससी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। अच्छा, तो इसके लिए हमने 4 लेक्चर मुकम्मल कर लिए। जो आज का लेक्चर है वो 5वां लेक्चर है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, इस 5वें लेक्चर में हम करने वाले क्या हैं सर? हम कुछ वर्क करेंगे। क्या करेंगे सर? वर्क। अच्छा, इस वर्क को हम पीपीएससी की नज़र से देखेंगे, एफएससी की तरह नहीं पढ़ेंगे, ना इसकी डेफिनेशन करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है वो आप लोगों को आती होगी। तो स्टूडेंट्स, ये फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास कोई बॉडी है, इस पर एक फ़ोर्स लग रही है जो कि एफ़ है। अच्छा, इस फोर्स के लगने से कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर होगा जो इस डायरेक्शन में होगा। ये कोई बना एंगल थीटा। अच्छा, सवाल पैदा होता है कि क्या ये पूरी की पूरी फोर्स वर्क के लिए इफेक्टिव है? जी बिल्कुल नहीं, इसका सिर्फ एक कंपोनेंट इफेक्टिव होता है। कौन सा होता है सर? ऐसा कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। तो कौन सा कंपोनेंट बनेगा सर? वो बनेगा एफ कॉस थीटा। इसका जो दूसरा कंपोनेंट होता है अलोंग वाई एक्सेस, एफ साइन थीटा, वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो वर्क का जो फार्मूला बनेगा एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, तभी तो हम लिखते हैं एफ डॉट डी। ठीक हो गया, यहाँ तक तो हमने समझ लिया सर। ये कब होगा ये वाला केस? तब होगा जब व्हेन एंगल जो होगा थीटा गिवन अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग दिया गया हो। किस एक्सिस के? एक्स एक्सिस के अलोंग दिया गया हो, तब ये वाला केस होता है। ये वाला केस, ये वाला फार्मूला बनता है। अच्छा, ये तो है हमारा जर्नल केस, आमतौर पर हमने पढ़ा भी हुआ है, ये जर्नल केस हो। अच्छा, वर्क का एक स्पेशल केस होता है। अगर कोई पूछ ले व्हेन एंगल इज गिवन अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग दिया गया होगा, तब क्या होगा सर? ये वाला स्पेशल केस है, अगर कोई पूछ ले तो हमें आना चाहिए। तो होगा क्या? ये देखें, ये कोई बॉडी है, इस पर फोर्स लग रही है, फोर्स के लगने से डिस्प्लेसमेंट कवर होता है डी। अच्छा, ये हुआ वाई एक्सेस, ये हुआ एक्स एक्सेस। अच्छा, अब की बात, जो एंगल दिया गया है वो अलोंग वाई एक्सेस है। ठीक हो गया जी सर, ठीक हो। अच्छा, थीटा के सामने वाला कौन सा बनता है सर? वो तो बनता है साइन थीटा। बना क्या? एफ साइन थीटा, क्योंकि फोर्स है। एंगल के साथ कौन सा बनता है सर? कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। अब की बार जो फोर्स का कंपोनेंट इफेक्टिव होगा वो एफ साइन थीटा होगा। वजह उसकी ये है, ये जो एफ साइन थीटा है ये अलोंग डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स का वही कंपोनेंट इफेक्टिव होगा ऑलवेज जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। देखिए सर, ये एफ साइन थीटा और डी जो है आपस में पैरेलल है। तो बनेगा क्या? वर्क का फार्मूला अब की बार एफ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई ये डी। ये वाला जो केस होता है ये स्पेशल केस होता है। अगर कोई पूछ ले एंगल इज गिवन अलोंग वाई एक्सिस, तो वर्क का फार्मूला क्या बनेगा सर? वो ये बनेगा। अच्छा, एक और बात, इस वर्क के जो यूनिट होते हैं, एक तो हमें मालूम है उसे कहते हैं जॉल कहते हैं, दूसरा होता है किलोवाट आवर, तीसरा होता है कैलोरी। अच्छा, चौथा होता है हमारे पास अर्ज। सिमिलरली एक 5वां भी होता है जिसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अच्छा, 1 किलोवाट आवर जो इक्वल होगा 3.6 मेगा जॉल के बराबर होता है। अच्छा, 1 कैलोरी जो होता है 4.18 जॉल के बराबर होता है। अच्छा, जॉल तो जॉल है, इसको छोड़ना है। 1 अर्ज जो होता है हमारे पास इक्वल होता है 10⁻⁻⁷ जॉल के बराबर होता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है हमारे पास ये इक्वल होता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 जॉल के बराबर होता है। अच्छा, ये जो वर्क होता है, ये वर्क कभी कभी होता है पॉजिटिव वर्क होता है, कभी होता है नेगेटिव
और कभी कभी हो जाता है 0। सर पॉजिटिव वर्क कब होता है? जब एंगल इज लेस देन 90 डिग्री हो। नेगेटिव कब होगा? जब एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। अगर 0 तब होता है, ये तो हमें मालूम है, जब 90 के इक्वल आ जाए एंगल, तब होगा 0। पॉजिटिव कब होगा? फर्ज कर लें ये कोई बॉडी है, इस पर फोर्स लग रही है F और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो ये जो एंगल है 90 से लेस है। अच्छा, कोई भी एंगल ले लें जो 90 से कम हो, फर्ज कर लें 60 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, कोई भी एंगल ले लें, तब वर्क की जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव होगी। अब की बार क्या होगा सर? वर्क पॉजिटिव होगा। अच्छा, नेगेटिव कब होता है? ये नेगेटिव देखिए सर, जब एंगल 90 से ग्रेटर हो। कब 90 से ग्रेटर होगा? सर सेकंड क्वाड्रेंट में हमें मालूम है जो एंगल बनता है वो 90 से ग्रेटर होता है। तो कोई ले लें 180 से लेकर 90 के दरमियान कोई भी एंगल ले लें, वहाँ वर्क क्या बनेगा सर? नेगेटिव बनेगा। फर्ज कर लें ये कोई बॉडी है, ये कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इस डायरेक्शन में, और फोर्स जो लग रही है F वो इस डायरेक्शन में है, तो वर्क अब की बार क्या बनेगा सर? जो वर्क आएगा वो, क्योंकि एंगल जो बन रहा है थीटा वो 180 के बराबर है, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, तो वर्क ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि वर्क का फार्मूला एफ डॉट डी होता है और एफ डी कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है 180 डिग्री, तो वह कॉस 180 डिग्री -1 के बराबर होता है। जो उसकी वैल्यू आएगी वो वर्क की नेगेटिव वैल्यू होगी। अच्छा, तो ये वर्क आमतौर पर वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्सेस ऑलवेज नेगेटिव, ये बात याद रखने की ज़रूरत है। वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स है, ये जो फोर्स है असल में फ्रिक्शन की फोर्स है। इस बॉडी पर जो ओरिजिनल फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ये अपोजिट जो होती है ये हमेशा फ्रिक्शन की फोर्स होती है, और फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से ही जो वर्क डन होता है मूविंग ऑब्जेक्ट का वो नेगेटिव होता है। अच्छा, सिमिलरली एक और एग्जांपल इस नेगेटिव वर्क की देखते हैं। देखिए सर, ये हमारे पास फर्स्ट करना कोई कैपेसिटर है, ये नेगेटिव प्लेट हो गई, ये हो गई कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इस डायरेक्शन में होती है, तो जो चार्ज पर लगने वाली फोर्स होती है वो किस डायरेक्शन में लगती है? बैटरी के अप्लाई करने की वजह से ये इस ओरिजिनल ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ये मूव करता है, ये वाला चार्ज, तभी तो ये चार्ज स्टोर करता है। ये जो कैपेसिटर है असल में चार्ज स्टोर करता है, ये इस चार्ज को खाता नहीं है। ये मौलवी थोड़ी है जो हलवा समझकर खा जाएगा, नहीं सर, ये तो कैपेसिटर है। सॉरी मौलवी भाई, टेंशन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मजाक था। अच्छा सर, तो तब क्या होता है सर? वर्क नेगेटिव होता है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है इस डायरेक्शन में और फोर्स इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में लगती है, तो एंगल 180 डिग्री बनता है। तो इस दौरान वर्क डन बाई फील्ड, कोई फील्ड ले लें, ग्रेविटेशनल फील्ड ले लें या ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, कोई भी हो, वर्क डन बाई द फील्ड इज़ ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा, जब वर्क नेगेटिव होता है असल में होता ये है पोटेंशियल एनर्जी तब इंक्रीज कर रही होती है, तभी तो ये चार्ज स्टोर करता है। चार्ज स्टोर किस लिए होता है सर? एनर्जी स्टोर करने के लिए, तब ये एनर्जी असल में इंक्रीज कर रही होती है। अच्छा सर, एक और केस रहता है ज़ीरो वाला। वर्क डन ज़ीरो कब होता है? जब एंगल इक्वल टू 90 है। फर्ज कर लें ये बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रही है। अच्छा, ये सरफेस पर अगर पड़ी हुई है, देखिए सर, इस पर एक फोर्स नीचे की जानिब एक्ट करेगी सर, वो कौन सी फोर्स होगी सर? वो ग्रेविटी की फोर्स होगी। कौन सी सर? ग्रेविटी की फोर्स। अच्छा, तब जो एंगल बनता है सर 90 का इक्वल बनता है, तब जो वर्क होगा वो हमारे पास एफ डी कॉज 90 डिग्री। अच्छा, 90 0 के इक्वल होता है, जो वर्क बनेगा सारे 0 के इक्वल होगा, ठीक है। एक बात और नोट करने की है इसके बारे में, वो कौन सी है सर? देखिए सर, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज 0। कब? जब मूविंग हॉरिजॉन्टली। देखिए सर, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव करती है तो वर्क डन बाई द ग्रेविटी इज ऑलवेज 0 होती है सर। ये वाला केस हो गया, वर्क 0 कब होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। सर, अब की बात जो हमारे पास है वो पावर है, तो पावर आपको देनी है ताकि आप इनर्जेटिक हो जाएं। क्या है सर? पावर है अब की बार।
पावर का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है इक्वल टू पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। अच्छा, इसका यूनिट जो होता है हमारे पास वाट के इक्वल होता है इसका यूनिट। अच्छा, जो वर्क बनेगा P मल्टीप्लाइड बाई T हो गया, ठीक है सर। अच्छा, ये P का क्या यूनिट है सर? वाट है। टाइम का क्या होता है सर? सेकंड होता है। अच्छा, इसी सेकंड की जगह हावर भी लिख सकते हैं? जी सर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेकंड है वो टाइम का यूनिट है और हावर भी तो टाइम का यूनिट है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ वाट हावर। अच्छा, ठीक हो गया सर। जो वर्क बनेगा वो वाट हावर के बराबर होगा। इसका यूनिट, वर्क का यूनिट कौन सा है सर? वाट हावर। अगर यहाँ पे किलो लगा दूँ तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि किलो तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई यूनिट नहीं होते, क्योंकि ये इक्वल होता है 10⁻³ के। अच्छा, ये जो किलो वाट हावर है किसका यूनिट होता है सर? वर्क का होता है। अच्छा, वर्क का यूनिट कौन सा होता है सर? जॉल होता है। एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है सर? जॉल होता है। लिख सकते हैं यहाँ पे एनर्जी। तो ये जो MCQs है बड़ा मशहूर ज़माना है, ये छोटा सा MCQ बड़े बड़ों की नाक में दम कर रखा है। क्यों? क्योंकि देखें सर, ये जो MCQs है PPSC में आ चुका है, इसके अलावा कमीशन के टेस्ट में भी आ चुका है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के टेस्ट में इसने प्यास को भी नहीं छोड़ा। देखिए सर, ये कितना है, ये छोटा सा MCQ। किलोवाट हावर जो यूनिट होता है किसका यूनिट होता है सर? वर्क का हो सकता है या एनर्जी का हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है, जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रही हो तब पावर का फार्मूला क्या होगा? तब जो पावर का फार्मूला होगा सर वो इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है सर। कब होता है सर? जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रही हो। हॉरिजॉन्टली जब ऑब्जेक्ट मूव कर रही हो तब ये फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, जब वर्टिकली मूव अप कर रही हो, अप डाउन, तब जो पावर का फार्मूला है mgh/T होगा। कब? जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव कर रही हो। ठीक है, वर्टिकली जब आप वर्ड मूव कर रहे हो तब ये पावर का फार्मूला लगता है। अच्छा, एक पावर का और फार्मूला होता है, उसे हम लोग कहते हैं F.V। क्या बोलते हैं सर? F.V। अच्छा, एक और बात वो ये कहती है जो 1 किलोवाट हावर है वो इक्वल होता है 3.6 मेगाजॉल के इक्वल के बराबर होता है 1 किलोवाट हावर। ये बात भी याद रखने की है, ये भी MCQs कई बार आ चुका है। अच्छा, अब जो हम पढ़ेंगे वो एनर्जी के बारे में होगा। एनर्जी की सर 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी हो गई, दूसरी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इस पोटेंशियल एनर्जी को जो फॉर्म होती है, एक होती है हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हाफ की x² के इक्वल होती है। दूसरी होती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी QV के। सिमिलरली एक और होती है, उसे हमको कहते हैं जो बड़े मशहूर ज़माना होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, MGH के बराबर होती है। अच्छा, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये शरीफ है, इसके 2 फार्मूले हैं। एक तो होता है हाफ mv² और दूसरा होता है हमारे पास P²/2 है। अच्छा, ये वाला फार्मूला इससे निकलता है। इफ मोमेंटम इज डबल देन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ये MCQ है हमारा। देखिए सर, ये वाला फार्मूला उठा लेते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है P²/2m के बराबर होती है। अच्छा, वो कहता है अब की बार जो मोमेंटम हुआ वो डबल हो गया, तो पुट करते हैं जो न्यू काइनेटिक एनर्जी आएगी वो ये होगी। अच्छा, मोमेंटम हो गया डबल, तो पुट करते हैं P²/2। ये न्यू है सर। काइनेटिक एनर्जी जो अब की बार आएगी क्या है? P' किसके बराबर है? 2P के। 2P लगा दें /2m होल का स्क्वायर, होल का सही स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ गया 2m, वैसे का वैसे रहेगा। अच्छा, ये क्या बनेगा सर? ये तो बन जाएगा 4p²/2m। अच्छा, ये जो p²/2m है किसके इक्वल होता है? काइनेटिक एनर्जी के। अब की बार जो न्यू काइनेटिक एनर्जी आएगी वो इक्वल होगी किसके सर? 4 टाइम्स ऑफ ये क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जब मोमेंटम को आप कर देंगे डबल तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली एक और MCQ है हमारे पास, ये बड़ा सादा सा MCQ है, बड़ा शरीफ MCQ है। उसमें बोलता है कार
एंड बस मूविंग विद सेम मोमेंटम। कार और बस दोनों जो जा रही हैं, सफ़र कर रही हैं, मूव कर रही हैं, दोनों का मोमेंटम कांस्टेंट है, सेम है। तब बताना है काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, कार की या बस की। वही एक बात बता दें। देखें सर, फार्मूला तो वही लगेगा। उसका जो फार्मूला है वो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m के बराबर है। अब की बार जो मोमेंटम है देख लें कांस्टेंट है, तब काइनेटिक एनर्जी जो बनती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस होती है। अच्छा, जिसका मैस ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, बस का मैस ज़्यादा है, इस बिना पर कह सकते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। अच्छा, कार का जो मैस है वो बस की निस्बत कम है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई। तो इसका जो आंसर है आप दे सकते हैं कार की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी बस की निस्बत। क्यों? क्योंकि उसका मैस कम है। तो देखें सर, अब हमारे पास एक एमसीक्यू, छोटा सा एमसीक्यू है। वो कहता है इफ़ मोमेंटम इज़ इंक्रीज बाय 20%, तो बताएं काइनेटिक एनर्जी कितनी परसेंट इंक्रीज होगी। उसके ऑप्शन है 20%, अच्छा 34%, 44% या 50%। तो इसका जो सोल्यूशन है हमारे पास वो ये आसान सा सोल्यूशन है। देखिए सर, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो इक्वल होता है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। अच्छा, इसका जो शॉर्टकट फार्मूला बनता है वो हमारे पास बनता है, बताना क्या है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इक्वल होगी पी डैश स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100। अच्छा, ये जो फार्मूला आया है ये इससे आया है। अच्छा, यहाँ पे पी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी पी स्क्वायर होगा, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100% होगा। अच्छा सर, मोमेंटम अब की बार कितना इंक्रीज़ हुआ है सर? वो सर 20% इंक्रीज़ हुआ है। 20% का क्या मतलब होता है सर? 20 डिवाइडेड बाई 100 होता है, 0 इज इक्वल टू 0.2। अच्छा, ये जो 0.2 है ये मोमेंटम है वो इंक्रीज़ हुआ है कुछ वैल्यू में। वो कुछ वैल्यू जो होगी फ़र्ज कर लें वो 1 थी इनिशियली। जो न्यू मोमेंटम आएगा वो इनिशियल मोमेंटम प्लस इंक्रीमेंट जो बनेगा वो 0.2 है। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट कर ले 1 है, ये जो वैल्यू है 0.2 है, बनेगा क्या 1.2। ये जो है न्यू मोमेंटम, ये पी डैश। अच्छा, तो इस शॉर्टकट फार्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है। जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो इक्वल होगी पी डैश स्क्वायर। पी डैश की क्या वैल्यू है सर? 1.2 का स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100%। अच्छा, 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.2, इसका आंसर आता है 1.44 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100%। अच्छा, इससे जो 1 माइनस हो जाए तो बचेगा 0.44 मल्टीप्लाइड बाई 100%। क्या आंसर आया सर? 44%। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है सर? चार्ली करेक्ट है। तो अगर कोई मोमेंटम इंक्रीज हो जाए 20% तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी 44% इंक्रीज होगी। अच्छा, इसी एमसीक्यूज में उसने बोल दिया चाचा बताएं अगर काइनेटिक एनर्जी इफ़ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाई 44% तो बताएं 44% है ये, तो बताएं मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम कितना परसेंट इंक्रीज होगा। देखें सर, आपकी बार कौन सा यही फार्मूला दोबारा लगाएंगे। कैसा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m हो गया। अच्छा सर, जो पी स्क्वायर इक्वल होगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक हो। अच्छा, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लें तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी है, मोमेंटम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके सर? काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर रूट के। तो अब की बार जो शॉर्ट का फार्मूला बनेगा सर वो कुछ यूं होगा। देखें सर, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम इज इक्वल टू, मोमेंटम बताना है। देखें सर, अब की बार क्या बताना है? मोमेंटम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डैश का अंडर रूट माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100%। देखें सर, समझ आ चुकी होगी, नहीं आई सर? आ चुकी होगी। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी पी स्क्वायर है। अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट है तो यहाँ पर भी अंडर रूट लगेगा। सिमिलरली एक और दूसरे फार्मूले होते हैं, जैसा कि एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर वहाँ पर भी पूछ ले कि इसमें कोई तब्दीली हुई डिस्प्लेसमेंट में 20% तो पता है कि एनर्जी क्या बनेगी। तो एनर्जी का वहाँ भी शॉर्टकट फार्मूला क्या लगेगा सर? उसका लगेगा
एक्स डैश स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 100%। देखिए सर कितना आसान है ये चीज़ें। तो इस केस में हम देखते हैं, वो तो एक्सेप्शनल केस हुआ, मैंने एग्जांपल दी। आपकी बार जो एनर्जी इंक्रीज़ हुई कितनी परसेंट सर इंक्रीज़ हुई? सर 44% इंक्रीज़ हो गई। देखें सर ये MCQ है हमारा, 44% के इंक्रीज़ होने का क्या मतलब होता है सर? काइनेटिक एनर्जी बनी वो इक्वल है 44%। 44% का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100। क्या आंसर है? 0.44। अच्छा सिमिलरली ये तो एनर्जी है वो इंक्रीज़ हुई थी, किस में? साफ ज़रा कुछ वैल्यू में इंक्रीज़ हुई होगी। अच्छा फ़र्ज़ कर लें वो वैल्यू इनिशियल वैल्यू 1 थी। क्या थी सर? 1। इंक्रीज़ कितनी हुई इस 1 में? 44% जो बनी क्या? 0.44। 0.44 जो न्यू काइनेटिक एनर्जी आएगी वो डैश होगी। क्या आंसर है? 1.44। तो पुट करें इस शॉर्टकट फार्मूले में तो क्या आएगा? P इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या है सर? 1.44 स्क्वायर रूट माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100%। अच्छा इसका अंडर रूट लें तो आंसर जो आएगा वो 1.2 होगा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100%। क्या आएगा? 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 100%। क्या आंसर आया सर? 20%। देखें वही आ गया, वही वाला आ गया। देखिए सर अगर ऐसे MCQs देते हैं तो तब ये शॉर्टकट फार्मूला लगेगा, अगर ये वाला MCQs आ जाए तो उसका शॉर्टकट फार्मूला ये लगेगा। देखिए सर कितनी चीज़ें आसान है, बस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, गाइड करने की ज़रूरत है। तो चलना आप लोगों ने, ज़ाहिर है जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अजर मिलेगा। सर अब की बार जो बातें होंगी वो होंगी ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी की बातें। देखें जनाब ये वाला ऑर्बिटल वेलोसिटी पहले देखते हैं। ये देखें हमारे पास कोई अर्थ है, ये कोई इसका रेडियस है, यहाँ पर कोई सैटेलाइट है। अच्छा ये जो सैटेलाइट होती है अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। अब इस सैटेलाइट की वेलोसिटी को जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे थे ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, क्योंकि ये ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अच्छा इसका जो फार्मूला होता है VO यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू GM डिवाइडेड बाई कैपिटल R होल का स्क्वायर रूट। दोनों तरफ से R के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो जो बनेगा वो GM R स्क्वायर, यहाँ पर भी R बच जाएगा। अच्छा ये जो फार्मूला है ये वाला फार्मूला ये स्मॉल g के इक्वल के बराबर होता है, तो बनेगा क्या? GR का अंडर रूट। ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है इसकी जो वैल्यू होती है, अगर g की वैल्यू पुट करें r की वैल्यू पुट करें, जो r है असल में रेडियस ऑफ द अर्थ है। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी बनेगी उसकी वैल्यू आती है 7.9 किलोमीटर फी सेकेंड। अच्छा ये जो वेलोसिटी होती है इसे कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर इस वेलोसिटी से किसी सैटेलाइट की वेलोसिटी कम हो जाए तो बनेगा क्या? बनेगा ये सैटेलाइट गिर जाएगी, अपने ऑर्बिट से गिर जाएगी और कहाँ आएगी? साफ ज़ाहिर है ग्रेविटेशनल फील्ड होगा अर्थ की जानिब आएगी। सिमिलरली एस्केप वेलोसिटी का जो फार्मूला है V एस्केप यानी कि एस्केप वेलोसिटी वो 2G कैपिटल M डिवाइडेड बाई कैपिटल R के बराबर होती है। दोनों तरफ से R के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें बिना शर्म किए तो जो आंसर आएगा 2GMR डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अच्छा ये जो फार्मूला है सिमिलरली किसके इक्वल होता है सर? ये GM और R स्क्वायर ये स्मॉल g के बराबर होता है। तो पुट कर दें क्या है सर? 2GR। अब यहाँ भी कुछ वैल्यू पुट करनी है g की r की, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 11.2 किलोमीटर फी सेकेंड। अगर किसी सैटेलाइट को किसी ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी के साथ फेंकें तो होगा क्या? ये ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाएगी, तो इसलिए कहते हैं ये एस्केप वेलोसिटी है। ये ज़ाहिर है किसकी एस्केप वेलोसिटी होगी? सैटेलाइट्स की होती है। अच्छा एक और बात MCQs हमारे पास आता है, बताएं रेशो ऑफ एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? तो हमें मालूम होना चाहिए। ये वाला MCQs आ चुका है किसी एग्जाम में, मुझे याद नहीं आ रहा। एस्केप वेलोसिटी कौन सा फार्मूला था सर? ये वाला पुट करें, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2GR।
अच्छा, ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल होती है सिर्फ जी आर के, तो जी आर के साथ मोनोड यानी कि कैंसल आउट होगा क्या सर, जो इसकी रेशो आएगी वो इक्वल होगी सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट के। जो इसकी वेलोसिटी होती है असल में 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। ये हो गया सर एक और एमसीक्यू। देखिए सर, आपकी बात जो हम पढ़ेंगे, जो बातें होंगी वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर होगी, उसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। अच्छा, इस की डेफिनेशन पर तो मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मालूम है वो आप लोगों को आती होगी। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर होता है? एट द सेंटर ऑफ सर्कल पर होता है, यानी कि यहाँ पर जब कोई बॉडी चलती है ए से बी तक, ये रेडियस हो गया। देखिए सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। या क्या होता है सर? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होगी सर। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस सिमत में होगी? वो होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब ये जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल के अलोंग मूव करता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, यानी कि ऊपर की जानिब। एक्सिस ऑफ रोटेशन राइट हैंड रूल के मुताबिक। देखिए सर, एक्सेस क्या कौन सा बनता है सर? ऊपर की जानिब। सिमिलरली यहीं पर बता देता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। सिमिलरली एंगुलर एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है वो भी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। इसीलिए इनको कहते हैं हम एक्सियल वेक्टर। क्या बोलते हैं सर? एक्सियल वेक्टर। इस वजह ये है इनकी जो डायरेक्शन है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सियल वेक्टर हो गए। अच्छा, इनके यूनिट्स बनते हैं पढ़ते हैं। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसके 3 यूनिट्स होते हैं। एक को कहते हैं रेडियन, दूसरे को कहते हैं रेवोल्यूशन, और थर्ड को बोलते हैं हम लोग डिग्री बोलते हैं। अच्छा, जो इसका ऐसा यूनिट होता है वो सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वो रेडियन होता है। क्या होता है सर? रेडियन। सबसे जो बड़ा यूनिट होता है वो रेवोल्यूशन होता है, बड़ा होता है रेडियन से। अच्छा, रेडियन भी बड़ा होता है डिग्री से। स्मॉलेस्ट कौन सा है सर? डिग्री। क्या मतलब से? ये जो 1 रेवोल्यूशन होता है वो इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के। अच्छा, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है। एक एमसीक्यू है हमारे पास, पूछते हैं बच्चे लोग कि चाचा बताएं 1 रेडियन किसके बराबर होगा? इसका जो ए ऑप्शन है वो कहता है, बी ऑप्शन कहता है, सी ऑप्शन कहता है। अच्छा, इसका डी जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन है ऑल ऑफ एबव। बताएं सर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। इसका जो सोल्यूशन हमारे पास होता है, देखिए सर, 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर है? 2 पाई रेडियन के। अच्छा, रेडियन बताना है 1 रेडियन, तो इस पर 2 पर दोनों को डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 पाई पर दोनों को डिवाइड करने से जो बनता है 1 रेडियन वो इक्वल होता है 1/2 पाई रेवोल्यूशन के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ सर? चार्ली हमारा ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है सर? चार्ली। सिमिलरली नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की बातें होंगी। हमें मालूम है ये जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका जो यूनिट होता है वो ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। सिमिलरली इसका और यूनिट होता है रेवोल्यूशन पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर सेकेंड या डिग्री पर सेकंड कह लें। अच्छा, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी का जो कमर्शियल यूनिट होता है उसे हम लोग कहते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट। क्या बोलते हैं सर? रेवोल्यूशन पर मिनट। ये कौन सा यूनिट है सर? कमर्शियल यूनिट है। ये वाला रेवोल्यूशन पर मिनट। तो सर आपकी बार हमारे पास एक एमसीक्यू है छोटा सा, वो पूछते हैं कि ये जो 1 रेवोल्यूशन पर मिनट है वो कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकेंड में।
देखें सर, जो 1 रेवोल्यूशन है वो 2 पाई रेडियन के बराबर है। अच्छा, मिनट को 60 में कन्वर्ट करें तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करें तो 60 आता है, 60 सेकंड। तो इसको जब काटते हैं 30 आएगा, ठीक है सर। तो बचा क्या, 1/30 रेडियन पर सेकंड के इक्वल होता है कौन सर, 1 रेवोल्यूशन पर मिनट। सर अब की बार हमारे पास 3 MCQs है। फर्स्ट वन में वो पूछता है कि बताएं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट्स एंड ऑफ ए बार। अच्छा, घड़ी को आपने पहना हुआ होगा, जी सर ज़रूर पहना है। उसमें 3 सुइयाँ होती हैं, एक होती है सेकंड वाली, दूसरी होती है मिनट्स वाली और तीसरी होती है हावर वाली। अब की बार पूछ रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी मिनट हैंड ऑफ ए वॉच क्या होगी। देखिए सर, सोल्यूशन जो इसका बनेगा, ये हमारे पास घड़ी हो गई, फर्ज कर लें ये मिनट हैंड वाली सुई है, ये ओ हो गया। अच्छा, पॉइंट ए से शुरू होती हो ये, अगर ये दोबारा कंप्लीट सर्कल मुकम्मल करे, जो इसका लेंथ है एल वो 2 पाई यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा। अच्छा, जो टाइम का फार्मूला रहता है, बताना क्या है सर, एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। ओमेगा इज इक्वल टू एल ओवर टी होता है। एल क्या है, इसने डिस्टेंस जितना कवर किया वो कौन सा है सर, 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय टाइम। इसे कितना लगा पूरे सर्कल मुकम्मल करने में, मिनट हैंड वाली सुई को उसे लगा 60 मिनट। कितने मिनट लग गए, 60 मिनट, 60 मिनट या 1 घंटा। तो इसको 2 पर काटें तो 30 आएगा। जो एंगुलर वेलोसिटी इसकी बनेगी पाई रेडियन, ये रेडियन है, 2 पाई रेडियन। अच्छा, पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 30 मिनट। अच्छा, 30 मिनट को 60 में कन्वर्ट करें तो ये 60 भी आ सकता है, 60 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वही एंगुलर वेलोसिटी का होगा। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट टाइम से यूज है, उसमें बोलता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हेड ऑफ ए वॉच। जो सेकंड वाली सुई होती है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी जो बनती है, अच्छा एल ओवर टी। अच्छा, पूरा सर्कल मुकम्मल करने में कितना डिस्टेंस कवर हुआ सर, 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा। सिमिलरली उसे टाइम कितना लगा, सेकंड हैंड वाली सुई को 60 सेकंड या 1 मिनट, 60 सेकंड लिख ले तो इसको काटने से 30 आएगा। ये नहीं कि एंगुलर वेलोसिटी आपकी बात जो बनेगी पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 30 सेकंड, ये हो गया। सिमिलरली जो घंटे वाली सुई होती है उसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी एल ओवर टी होगी। अच्छा, एल यानी कि डिस्टेंस वही होगा 2 पाई रेडियन, तब्दीली टाइम में होगी। उसे पूरा सर्कल मुकम्मल करने में घंटे वाली सुई को कितना टाइम लगता है सर, उसे लगता है 12 घंटे। कितने लगते हैं सर, 12 घंटे, 12। इसको काटने तो 6, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी पाई रेडियन डिवाइड बाई 6 हावर के इक्वल होगी। अच्छा, सेकंड में तब्दील करना हो तो इसको सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सर हमारे पास एक और MCQ जाता है, वो पूछते हैं ए मूविंग ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट हैव इम्पल्स। इसका क्या मतलब है, देखिए सर, जो इम्पल्स का फार्मूला होता है हमारे पास, वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है। क्या है सर, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। अच्छा, अगर वेलोसिटी हो कांस्टेंट, v हो क्या कांस्टेंट, तो चेंज इन वेलोसिटी उस टाइम क्या बनता है सर, चेंज इन वेलोसिटी 0 के इक्वल होता है। तो इम्पल्स क्या बनेगा सर, चेंज इन वेलोसिटी 0, तो इम्पल्स जो बनेगा वो 0 के इक्वल होगा। आपकी बार इम्पल्स नहीं है कब, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी हो। जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तब क्या होता है सर, इम्पल्स उस बॉडी का नहीं होता। अच्छा, इफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि वेरिएबल वेलोसिटी हो गई, तब की बार क्या है सर, चेंज इन वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती। अगर चेंज इन वेलोसिटी 0 नहीं तो इस फार्मूले के मुताबिक इम्पल्स भी 0 नहीं हो सकता। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है वेरिएबल वेलोसिटी, तब उस बार जो इम्पल्स होगा वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट का इम्पल्स हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। तो आज के लिए इतना ही, करना एक काम है, रिक्वेस्ट है, वो ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा।
तो मिलते हैं सर नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।